particularly the Muslim minority, are empowered. They must have the first claim on our resources. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। ये माओवादी सोच है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर तूफान मचा हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो और डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2006 के बयान को याद दिलाकर नरेंद्र मोदी ने कहा है वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उन्हें मतलब उनमें बांट देंगे जो घुसपैठिए हैं, उन्हें बांट देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। संसाधनों पर पहला हक, इसे लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में है। जाति जनगणना के बाद फाइनेंशियल सर्वे कराकर हक दिलाने का राहुल गांधी का बयान पब्लिक डोमेन में है। मैं सिर्फ उन्हें एक फैक्ट की तरह यहां आपके सामने रख रही हूं। आप खुद फैसला करें कि क्या आपके धन पर कांग्रेस के पंजे का प्रधानमंत्री मोदी का आरोप सही है या नहीं। लेकिन आज सवाल पब्लिक का है कि क्या देश की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर के मोदी के आरोपों ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आप याद कीजिए, पिछले 1-1.5 साल से राहुल गांधी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सरकार चलाने वाले 90 अफसरों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। बस 24 घंटे जय श्री राम कहो और भूखे मर जाओ। मोदी के 22 मित्रों के हाथ में 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। गरीबों के अकाउंट में 1 लाख रुपया खटाखट आ जाएगा। इकोनॉमी में AA वेरिएंट है। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी के इन बयानों से कांग्रेस खुद एक्सपोज हो रही है? मोदी ने केवल उसे अपने नजरिए से देश को बताया। राहुल गांधी बार बार संविधान खत्म होने का डर भी दिखा रहे हैं। आज ही सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध जीतने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रही हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं एक बार सिर्फ कह रहा हूं कि ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। मैं पूछना चाहती हूं आज कि जब संविधान में दी हुई व्यवस्था के तहत अगर कोई निर्विरोध चुना गया तो उस पर ऐसे सवाल से क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो 1951 में 10 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। तब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो तब क्या देश में लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था? 1957 में 11 सांसद चुने गए थे निर्विरोध। 1963 में यशवंतराव चौहान कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो चुने गए थे। 1971 में PM सईद कांग्रेस के नेता हैं, वो चुने गए थे। 1973 में प्रेमला बाई कांग्रेस की थी, वो चुनी गई थी। 1980 में फारूक अब्दुल्ला निर्विरोध चुने गए थे। 1985 में दिल कुमारी चुनी गई थी, सिक्किम संग्राम परिषद की थी। और 2012 में तो डिंपल यादव भी निर्विरोध चुनी गई थी। तो क्या राहुल गांधी ने माओवाद का जो मैनिफेस्टो है और जिस तरह से ये सवाल उठाए हैं निर्विरोध चुने जाने पर, क्या ये मोदी ने आज एक्सपोज कर दिया है?
क्या कांग्रेस घर मंगलसूत्र छीन लेगी लेकिन मोदी होने नहीं देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। ये बात सही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई शब्द नहीं, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 3 पॉइंट्स को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया है कि सोशियो इकोनॉमिक और जाति जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर एफर्मेटिव एक्शन का एजेंडा मजबूत करेंगे। अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट भारत के आगे बढ़ने के लिए जरूरी कदम है। हम सुनिश्चित करेंगे बैंक बिना भेदभाव उन्हें कर्ज दें। हम सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में बिना भेदभाव अल्पसंख्यकों को उचित मौके मिले। वैसे तो कोई ये सवाल भी उठा सकता है कि इसमें गलत क्या कहा है, लेकिन इससे कोई इनकार कैसे करेगा कि कांग्रेस के राज में मुस्लिम तुष्टीकरण खुलकर हुआ है और ये इसी तरफ इशारा देता है। तुष्टीकरण यहां तक हुआ कि बुजुर्ग महिला शाहबानों का हक छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद से पलटा दिया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस के अब की बार के मैनिफेस्टो में भी कुछ पॉइंट्स जिन्ना के मुस्लिम लीग के 1936 के चार्टर से मिलते जुलते हैं, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया है। उधर आज राहुल गांधी के विचार कैसे कैसे हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया। वो तो सवाल पूछने वाले पत्रकारों से भी उनकी जाति पूछने लगते हैं। ऐसा भारत ने कभी नहीं देखा। सवाल पूछने वाले पत्रकारों का भी जात जानना जरूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान के बांसवाड़ा और आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए प्रधानमंत्री के ये बयान। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। ये माओवादी सोच है। प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ आज कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई। राहुल गांधी ने कल ही कहा था, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात कहना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे देश की सेक्युलर और लोकतांत्रिक पहचान को बहुत ठेस पहुंची है। ये एक बेहद आपत्तिजनक बयान है जिसकी कोई माफी तक नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री का बयान बहुत गलत है, लेकिन कहते हैं ना कि वो बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो सुनिए किसके पास कितना धन का पता लगाने के लिए सर्वे की बात किसने कही थी और कहां कही थी, कैसे कही थी, ये सुनिए। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। सुना आपने, हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी के ये शब्द हैं, ये बयान है। कल से मुस्लिम तुष्टीकरण और अर्बन नक्सल सोच के खिलाफ प्रधानमंत्री आक्रामक हैं, तो हमला करने में बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी पीछे नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों का बयान भी इसी लाइन पर है। सुनिए। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं ये सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही। उन्होंने राम लला के मंदिर के प्रतिष्ठान के निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे राम विरोधी, ऐसे लोग जो हर चीज में राजनीति देखते हैं, ऐसे लोग, आप बताइए ऐसे लोगों को आपका समर्थन मिलेगा क्या? मिलना चाहिए क्या? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में घर घर मंगलसूत्र छीने जाने के नरेंद्र मोदी के आरोपों में कितना दम है? आज यही सवाल पूछ रही है पब्लिक का सवाल एक और भी है। पहले फेज में बत्ती गुल होने के आरोप में कितना दम है? तभी कैंपेन हिंदू मुस्लिम पर आ गया, यह भी सवाल है पब्लिक का। और अगर प्रधानमंत्री मोदी का बयान कम्युनल है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान क्या था? पब्लिक आज ये सारे सवाल पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, शुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, असीम वकार प्रवक्ता हैं AIMIM के, डॉक्टर अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगी शुभ्रांश राय जी आपसे। शुभ्रांश राय जी, सवाल यह है कि अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर देश में धन बांटना है, तो क्यों ना नेशनल हेराल्ड से ही शुरुआत कर दे? काहे केस लड़ रहे हैं? दे दीजिए देश में सबकी तरफ जमीन जायदाद। पहले कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत करते, और प्रधानमंत्री अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो गलत क्या है? ये कहा नहीं था राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो रिलीज जो तेलंगाना के हैदराबाद में हो रहा था, वहीं कहा था मैनिफेस्टो के साथ साथ। धन्यवाद नविका जी। एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब वेल्थ क्रिएशन और अलॉटमेंट की बात होगी तो सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट PM केयर फंड है ना, उसके सारे पैसे जब्त किए जाएंगे और इस देश के लोगों में बांटे जाएंगे, क्योंकि वो ऑडिटेबल नहीं है। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने
नोटबंदी के नाम पे देश का पैसा लूटा है, जहां 99.98% पैसा वापस आ गया, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी और वो पैसा हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर घूमते थे काले धन की, कि वो पैसा आएगा तो हर मिडिल क्लास के खाते में पैसा जाएगा 15-15 लाख रुपए, वो जो ब्लैक लिस्ट थी, जो व्हाइट हो गई है ना, उसकी जांच होगी और वो पैसा तो हिंदुस्तान के लोगों में बांटा जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बत्ती क्या गुल हुई, नरेंद्र मोदी मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए। उनकी भाषा का स्तर देखिए, किसान मर रहा है महंगाई के कारण, खाद और डीजल की कीमतें आसमान पे छुई है, वो एमएसपी मांग रहा है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। इस देश का बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे आपने जो उज्ज्वला गैस योजना का पोस्टर हर पेट्रोल पंप पे लगाया था, वो दोबारा रिफिल नहीं हुआ, उसकी चर्चा करिए चुनाव में। नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट है। आप कहते थे कि 2022 तक सारे हिंदुस्तान को पक्के घरों में रख देंगे, वो पक्के घर कहां गए? वो कागजों पे रह गए। उस भ्रष्टाचार की खिलाफ देश की जनता सड़कों पर है, उस पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके शो की है, जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैडम दर्द होता है कि हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैडम क्या विडंबना है। अगर मैं फिर कहूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी और सबको लग जाएगी कि जो व्यक्ति 35 साल तक विवाहित होने के बाद कुंवारा होने का ढोंग रच रहा था, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सका। और हिंदुस्तान की मां बेटियों के मंगलसूत्र की बात करने का अधिकार ही नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। उदाहरण वो देता है जो उदाहरण का शुभ्रांश राय जी, अगर स्तर गिराकर बात करनी है तो फिर कांग्रेस के कई नेताओं की बात होगी, लेकिन ये स्तर नहीं है डिबेट का। आपने अपनी सफाई दी, आपने अपना पॉइंट रखा। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे पहले तो घोर आपत्ति है कि देश की वरिष्ठतम महिला पत्रकार के विषय में मिर्ची तुझे लग जाएगी, इस प्रकार की शब्दावली। और ये वही पार्टी कर रही है जिन्होंने नेहा के विषय में कहा है कि नेहा की हत्या फयाज ने नहीं की, वो तो लव अफेयर में मारी गई। ये वही पार्टी है जो शाहजहां को बचाने के लिए संदेशखाली की महिलाओं को बोलती है कि तुम्हारी चमड़ी सफेद है इसलिए तुम आदिवासी और अनुसूचित जाति की नहीं हो। इसी प्रकार की टिप्पणी कही गई है और ये महिला विरोधी है। घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। अब आता हूं आज के विषय पर। आपने एक चीज नोट किया, इन्होंने सारे जगहों के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी, पर अपनी संपत्ति, कांग्रेस पार्टी की कमाई हुई भ्रष्टाचार की संपत्ति और वक्फ की संपत्ति को छोड़ दिया। और क्या आज मंदिर मठों में जो हमारे हिंदुओं के सोने को रखा गया है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है? अभी मैंने देखा है, चैनल पर चल रहा है कि 445 करोड़ मंदिर मठ का पैसा जो कर्नाटका की सरकार ने छीना और लूटा, और 330 करोड़ उसमें से माइनॉरिटी को दे दिया। अब देखिए ना किस प्रकार से ये कृत्य देखिए और वाक्य देखिए। केवल वाक्य नहीं है मैनिफेस्टो के। एक तरफ तो हम लोग हैं जो बोल रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल, पाइप गैस कनेक्शन फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल हाउसिंग फॉर ऑल, मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑल, और दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है? शरिया कानून वापस लाएंगे, गाजा पट्टी के लिए रिलीफ देंगे। कहा जा रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम जज बने, मुस्लिम एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप हो। भाई बताइए, ये सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक वो नहीं है जो सनातन की समाप्ति की बात कर रहा है। सांप्रदायिक वो नहीं है जो शक्ति को समाप्त करने की बात कर रहा है। सांप्रदायिक वो नहीं है जो राम मंदिर को बताता है गुलामी की निशानी है। सांप्रदायिक वो नहीं है जो कहता है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। सांप्रदायिक हम है जो शिल्पा सुल्ताना को टॉयलेट देते हैं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए लगातार जो शाम में कहा गया कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा ही नहीं। मनमोहन सिंह ने पहले अधिकार की बात की तो सभी लोगों के लिए की। मैं आपको जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के सच्ची मतलब अध्यक्ष है गुजरात कांग्रेस के, उनका बात सुनाता हूं, सुनिए। કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી. સરકારી કોર્ટમાં આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટી નો। जगदीश ठाकुर ने पिछले वर्ष 2022 में बयान दिया कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, और ये मुस्लिम समाज के साथ बैठे थे तब कह रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेलंगाना में 2018 में केवल मुस्लिमों को बिजली मिलेगी, केवल मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ये मैनिफेस्टो था या नहीं था कांग्रेस का? क्या कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति में शाहबानू के केस के वर्डिक्ट को पलटा था या नहीं पलटा था सुप्रीम कोर्ट के? क्या कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिए थे, नहीं दिए थे अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर? क्या कर्नाटका में रहमान खान ने बोला था हम मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे, क्या ये अंबेडकर के साथ है, अंबेडकर के खिलाफ? और ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस 9% रिजर्वेशन ओबीसी से काटकर 2012 में मैनिफेस्टो में डाला था कि हम लोग मुस्लिमों को देंगे। ये देश के संविधान के साथ या संविधान के खिलाफ?
और किसी महिला पत्रकार को और नेहा को इस प्रकार से अपमानित मत कीजिए। शुभ्रांश राय, आप हो सकता है मंगलसूत्र को ना जानते हो, आपके यहां बहुविवाह की व्यवस्था हो, परंतु मुझे लगता है कि कम से कम मंगलसूत्र और महिला का अपमान ना करें। चलिए सवाल अजीज खान साहब से पूछना चाहूंगी। अजीज खान साहब, सवाल यह है कि कम्युनल कौन कर रहा है और तुष्टीकरण कौन कर रहा है, और क्या ये लिखा नहीं गया मैनिफेस्टो में जो कहा गया है, अरे भाई हम ये कर देंगे, खास बैंक से ये कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटीज को लोन दीजिए। अरे भाई बैंकों को तो ये कहना चाहिए कि आप सबको बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी खास अटेंशन के, किसी भेदभाव के आपको सबको देना चाहिए। और जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, यानी कि सबको पैसा दिया जाएगा मिल बांट कर सबको, ये तो रशिया, चीन, वेनेजुएला, इन सब कम्युनिस्ट देशों ने ट्राई किया था लेकिन वहां नहीं चला, तो यहां कैसे चल जाएगा? यानी कि इस देश में सबसे बड़ा एक वर्ग जो है जो खुद मेहनत करके कमाता है, आप इनइक्वालिटी उनमें कम करना चाहें और उनकी तरफ जो गरीब हैं ज्यादा ध्यान देना चाहें, यह बात समझ में आती है। लेकिन यह कह देना कि सबका सब कुछ बांट दिया जाएगा, तो बताइए कि कांग्रेस को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? तमाम पार्टियों को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? और वो वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा उठाया शहजाद पूनावाला ने, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, ये शाहबानों पे तो बड़ी बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था। ये बिल्किस बानो पे बात नहीं किया इन्होंने, इनको बिल्किस बानो पे भी बात करनी चाहिए थी। इन्हें मणिपुर की बात नहीं की कि वहां महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ किस तरह दुराचार हुआ और क्या क्या स्थिति पैदा हुई, उस पर बात नहीं किया। इन्होंने जो हमारी खिलाड़ी बहनें थी, कई महीनों तक बैठी रही, धरना प्रदर्शन दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ, उस पर बात नहीं किया। इन्होंने उस पर बात नहीं किया जो हमारी क्षत्रिय बहनें हैं, जो लगातार अहमदाबाद में जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस तरह उनको घसीटा गया, उन पर उनके मंगलसूत्र पे बात नहीं किया। इन्होंने जाट जो हमारी बहनें हैं, जिनको जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको घसीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनके मंगलसूत्रों पे बात नहीं की। सवाल इस बात का है, आप किस महिला की बात कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? एक बात आप जानिए, आप कह रहे हैं कि संसाधनों की बात, संसाधनों का हक, आखिर संसाधनों का हक जो है वो तो लेकर चले गए विदेश में, उसकी बात नहीं की आपने। कई लाख करोड़ रुपए चले गए मित्रों के साथ, मित्र ले गए, उन मित्रों पे बात नहीं करेंगे आप, वो हिसाब नहीं दिया जाएगा। आप आज बौखला करके 400 पार का जो नारा था, अब वो 400 हार में जब कन्वर्ट हो गया, आज स्थिति विकट हो गई, देश में बिल्कुल एक अलग सी स्थिति पैदा हो गई, तो आप हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी अभी एंट्री मारेगा, अभी पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। मैं कह रहा हूं कि ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बड़ी गारंटी ले रहे थे ना, वो गारंटी कहां गया? मोदी जी की गारंटी, जिस गारंटी को टैगलाइन बनाते थे, मैं 2 दिन से गारंटी नहीं देख रहा हूं। अब हिंदू मुसलमान देख रहा हूं, मठ मंदिर देख रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं, न मठों का पैसा कहीं जाएगा, न मंदिरों का पैसा कहीं जाएगा। इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन इस चुनाव में आज मोदी जी की जो गारंटी है वो फेल हो गई, ये उनको एहसास हो गया है। और अगर एहसास ना हो जाता तो आज आरक्षण की बात कह रहे, यही मुल्क है। बड़े बड़े आरक्षण की बातें हो रही थी, अभी कई नौकरियां आई, उन नौकरियों में आरक्षण आपने खा लिया। ओबीसी समाज का, एससी समाज का कहां गया? आप तो हमेशा हक आपने मारा है ओबीसी, एससी और एसटी समाज का, उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब समाज मॉनिटर कर रहा है। सारे समाज के लोग देख रहे हैं कि किस तरह आप झूठ बोल रहे हैं और पाला बदल रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है, ख्वाब तो दिखा दिया आपने, बड़े बड़े वायदे कर लिए थे, कर नहीं पाए। बिल्कुल, 10 साल का हिसाब जरूर होगा अजीज खान साहब, 10 साल का हिसाब सबका होगा, लेकिन 60 साल का भी तो हिसाब हुआ। तब ये जो संसाधन थे, इन पर किसका पहला हक था? तब ये बातें क्यों नहीं आई? तब तो ये नहीं पूछा जाता था पत्रकारों से। किसी भी चुनाव में किसी पत्रकार से यह सवाल पूछा गया है कि भाई आप कौन सी जाति से हो? मैं पूछना चाहती हूं,
2006 का बयान था जिस पर कहा गया था कि पहला हक इन संसाधनों पर माइनॉरिटीज का होगा। 2006 से लेकर 2014 तक रहे ना, तो क्या माइनॉरिटीज गुर्बत से बाहर आ गई? तब क्यों नहीं सवाल पूछे? मैं पूछना चाहती हूं आपसे सईद असीम वकार, ये सारा हिसाब किताब आज ही क्यों याद आ रहा है? लाइए। नहीं नाविका जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज बंद तो नहीं कीजिएगा, मतलब मेरी आवाज जाने दीजिएगा, इतनी हिम्मत है? आपकी आवाज जा रही है, पूरी जा तो रही मैं है। अपनी बात रखूं अगर आगे। आप कुछ आपत्तिजनक नहीं कहेंगे तो मैं क्यों बंद करूंगी? एक अल्फाज आपत्तिजनक नहीं होगा। चलिए बोलिए। जिस बयान की आप बात कर रही हैं कि पहला हक माइनॉरिटीज का, देश के संसाधनों पर, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, मैं इसकी सच्चाई, आप पत्रकार, बड़ी पत्रकार हैं, देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं आप एजेंडे में क्यों फंस जाती हैं? आपको चाहिए देश की सच्चाई दिखाइए। मैं सुना रहा हूं आपको, जिन मनमोहन सिंह की बात आप कर रही हैं कि उन्होंने कहा देश को समझाइए, कि देश के मेरी इतनी संसाधनों में चिंता पहला मत अधिकार करिए, आप देश को मुसलमानों का है। समझाइए। सुनिए, खोलिए। अच्छा सुनिए, अब आप ये जो बयान दिया था मनमोहन जी ने, सुनिए। Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have आधे घंटे का पूरा भाषण था, पूरा सुनवाएंगे? to ensure that minorities, नहीं, जितना आपके मतलब का था मैंने उतना सुना दिया। जहां पर आप घपला कर रही थी, गोलमाल कर रही थी, इसके बाद की लाइन काट दी खाली ना, पूरे आधे यही तो घंटे में आपकी से सिर्फ प्रॉब्लम है, 10 सेकंड एडिट निकाल कर के देते हैं माइनॉरिटी का। चलिए आप एक काम कीजिए, आप मुझसे यही शर्त लगा लीजिए कि जो भाषण मैंने सुनाया है ये एडिटेड है। बोलिए। चलिए मैं आपको पूरी बाइट हम आप दोनों हूं। पब्लिक में चलिए पूरी बाइट सड़क सुनवाती हूँ। अब विजय चौक पे सुनिए, बात तो मैं सुनिए। आपको पूरा सुनवाती हूँ, क्योंकि आप मेरी पत्रकारिता पर इतना आपको चिंता हो रही थी। मैं पत्रकारिता पूरी करके आई हूँ, ये बाइट साइड के विंडो में जरूर चला दीजिए। और मैं एक्सप्रेशन भाई असीम वकार जी के भी देखना चाहती हूँ जब ये बाइट चल रही होगी। we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. चलिए असीम वकार साहब, जो आपने एडिट कर दिया था मैंने देश को सुनवा दिया। मैडम आपने सिर्फ वही पोर्शन सुनाया जो पूरी विद्या, पूरी समझ पूरे देश को सुनाया। समझा दीजिए, क्योंकि आधी बात आप सुनाएंगे ना तो देश कंफ्यूज। अच्छा दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दौड़ेंगे अब आप। मैंने जो करना था कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। मैडम मैंने आपको एक्सपोज कर दिया। नहीं अब हाँ, अब आगे सुनिए। अब आपके हिसाब से मंगलसूत्र हिंदुओं के बेचकर जो दादा बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, उनको दे दिया जाएगा। आप इस बयान के साथ हैं? मेरे हिसाब से आप इस बयान का समर्थन करेंगी? आप प्रधान अभी 2023 में सुनिए मैडम, मैडम सुनिए। हाँ, अरे मुझे बीच में मत लाइए, मेरा बयान। अरे आप मुझे बोलने तक तो दे नहीं रही हैं, मुझे बोलने तक तो आप दे नहीं रही हैं। आपने बुलाया मुझे बेकार में, मेरा फोटो लगा लेती हो, खूब सुनाती। मैं कह रहा हूं 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुओं का पैसा आतंकवादी तालिबानियों को दे दिया। 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए तालिबान को दिए 2023 में, हिंदुओं का पैसा। मैं तो कांग्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल गांधी जी से, कि वो हर भाषण में बोले, उनको मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था कि हर भाषण में बोले
कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए देश के हिंदुओं के, माइनॉरिटीज के, दलितों के, आदिवासियों के जो माफ किए हैं अपने दोस्तों को, ये कोई पैसा माफ नहीं होगा। सरकार बनने के बाद हलक में हाथ डालकर सारा पैसा वापस लाया जाएगा और हर बेटी को 1 लाख रुपए का सोने का जेवर दिया जाएगा। ये कौन सा फैक्ट है, क्या एविडेंस है शहजाद पूनावाला जी? नाविका जी, आज आपके शो पर इतिहास रचा गया, इसलिए कह रहा हूं इतिहास रचा गया कि जो आसिम वकार 2-3 महीने पहले आते थे और पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते थे, अब तो जो कांग्रेस ही नहीं करना चाहते, अर्थात मनमोहन सिंह के बयान का स्पष्टीकरण देने का काम वो आसिम वकार कर रहे हैं। ऐसे हैदराबाद में क्या बिरयानी पकी? आसिम भाई 20-30 सेकंड, उसके बाद आप बोलिए। मैंने तो कांग्रेस के अधिकृत नेता का बयान सुनाया कि जगदीश ठाकुर कह रहा है कि ये हमारी विचारधारा है, पर आसिम वकार वो कहते हैं ना, नया नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, एक कहने की कहावत है। नया नया कांग्रेस का साथ क्या क्या वो गुलवाता है। और देखिए, काटने छाटने की तो पुरानी आदत है, तो क्लिप भी कट कर दी। अब क्लिप कट की, परंतु फैक्ट कट कैसे करेंगे? आसिम वकार साहब, मैं तो बोल रहा हूं, बाकी सब सलाह वाला छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, वहां के मंदिरों में जो सोना है वो लेती है सरकार, और वो पैसा जो है वो सामाजिक जन कल्याण के नाम पर सब पे खर्च होता है। 330 करोड़ मुस्लिम वेलफेयर में जाता है। मैं आपसे और समाजवादी पार्टी के वक्ता से एक सवाल पूछता हूं, क्या वक्फ की भी प्रॉपर्टी और इनकम को सभी के खर्च के लिए इस्तेमाल करने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? और देखिए, अजीज खान की तो धर्म संकट आ गई। मैंने उनसे पूछा कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन में से 9% रिजर्वेशन मुस्लिम को दिया जाए, तो ओबीसी करने वाली पार्टी अब उनके प्रवक्ता के धर्म संकट के चक्कर में वो इस पे स्टैंड नहीं ले पाई। वरना अजीज खान साहब, ओबीसी करते हैं, खंडन कीजिए ना, ओबीसी के अधिकार से देंगे। ओबीसी कमीशन ने बताया पश्चिम बंगाल में 100 से अधिक जो है, जो कास्ट थी वो मुस्लिम की डाल दी ओबीसी रिजर्वेशन में। उस पर धर्म संकट अजीज जी कहा जाता है। ये कैसा धर्म संकट है अजीज जी? ओबीसी वाली पार्टी से तो बोलिए ओबीसी के लिए स्टैंड। जवाब दीजिए वकार साहब। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आ रही हूं आपके पास। मैं जवाब दूं इसका? जी। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने आरोप लगा दिया कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं देश का प्रवक्ता हूं। अच्छा जी। आप बीजेपी को बचा रहे हैं, मैं देश को जगा रहा हूं। ओह। कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न समाजवादी से, न बहुजन समाज पार्टी से, किसी से नहीं। लाल सिंह को टिकट दिया कांग्रेस ने, आसिफा के बलात्कारी के समर्थक को। एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से, हमने मंत्री से हटाया पर आपने टिकट दिलवाया। एक शब्द नहीं निकला। नेहा के हत्यारे पर ये सारी जमात शांत हो गई। विरोध कर रहा हूं, मैंने इस पर वीडियो जारी किया। अरे मेरे बोलने और आपके इस शो से पहले वाले शो में मैंने इसका खंडन और विरोध किया, मजम्मत की है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये जो कम्युनल आरोप लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मैं पूछना चाहती हूं कि सिर्फ कम्युनल, क्योंकि उन्होंने पर्दा उठाया तो वो कम्युनल है, लेकिन बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो क्या रूल बुक से खेल रही हैं? किसी ने कोई भी सांप्रदायिक सवाल, कोई तुष्टीकरण कुछ नहीं किया। सब देश के इतने हितैषी हैं कि बेचारे स्ट्रेट बैट से स्ट्रेट बॉल को ऐसे धक्का ही मार रहे हैं। नवका जी, सबसे पहले तो आपने जो शब्द कहा ना कि पर्दा गिरा दिया, सब कर वही रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी तक की नीयत और मंशा सामने आ गई। और सचमुच ये बड़ी गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए, इस देश के लोगों को, जो देश आज दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला देश है, जहां शुभ्रांश राय हो, हम हो, आसिम वकार हो या कोई भी हो, शहजाद पूनावाला हो या अजीज खान साहब हो, हम सब वही काम कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है। वहां पर कोई ये कहे कि नहीं, अगर शुभ्रांश राय बहुत मेहनत करके, बहुत जिसको कहते हैं ना कि हर तरह की अपनी चीजों को कुर्बान करके और मेहनत करके कुछ धन कमा लेंगे, तो कल को कोई मान लीजिए कि हर्षवर्धन त्रिपाठी कम पैसा कमाए, आलस करते रहें, तो शुभ्रांश का पैसा छीन के इधर दे दिया जाए। ये शर्मनाक सोच है। ये वो सोच है जो देश को बहुत पीछे ले जाती है
और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए इसमें दूसरे वाले हिस्से पर मैं आऊंगा जो कम्युनल वाला है, लेकिन ये वाला मुझे ज्यादा खतरनाक दिखता है। जिस तरह के फाइनेंशियल सर्वे की बात कर रहे हैं, कंपनियां यहां से बाहर निकलने लगी। इस देश ने पहली बार ये देखा कि यहां की कंपनियां बड़ी हो रही हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों के मुकाबले खड़ी हो रही हैं। वो तभी खड़ी हो सकती है जब आप कोई काम कर रहे हैं, उस पर आप मुनाफा कमाएं, फिर और बड़ी कंपनी होगी। तो मुझे लगता है एक तो ये जो गृह युद्ध छेड़ने जैसी स्थिति है, जो कम्युनिस्टों की सोच है, जो उन्होंने कहा था कि ये जो तुम्हारा मालिक है फैक्ट्री मालिक, उसी से लड़ जाओ। फैक्ट्री बंद हो गई, मजदूर भी खत्म, फैक्ट्री मालिक भी खत्म। कलकत्ता से लेकर कानपुर तक हम लोगों ने देखा है, जाने कितनी फैक्ट्रियां बता सकता हूं। तो ये एक खतरनाक, जिसको कहें कि राहुल गांधी के दिमाग में भर गया है। मैं तो निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उससे बाहर आए। इस देश के नौजवानों को कैसे नीति से, नियत से उनको हैंड होल्डिंग करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी बात की जाए। दूसरा, ये कम्युनल है क्या? जैसे ही बात आती है कि इस देश का हर नागरिक बराबर है, अचानक कोई चीखता चिल्लाता हुआ चला आता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? मुसलमानों के पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये कम्युनल है। आप मुझे बताइए नविका जी, अगर इस देश में संविधान है, कानून है, तो समान नागरिक संहिता पर ये लोग क्यों भागते? और प्रधानमंत्री ने कहा रोहिंग्या घुसपैठियों को, तो क्यों इस देश का मुसलमान जब रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं तो देश के अलग अलग शहरों में, कोलकाता, हैदराबाद और दूसरे शहरों में उनके समर्थन में रैलियां क्यों निकल आती हैं? क्यों उसको लेकर कोई भी इस देश का जो नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी है, उसके अधिकार और घुसपैठिए के अधिकार एक बराबर कैसे हो जाएंगे? मुझे तो लगता है ये डिबेट उस तरफ जानी चाहिए। नहीं जाएगी तो हर चुनाव के समय या चुनाव के बीच में ऐसे ही हम किसी नेता के लिए कम्युनल कहेंगे, वरना फिर राजीव गांधी का वो बयान याद आता है। पता नहीं सिख उसे, उस बयान को कम्युनल मानते हैं कि नहीं, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये सबने देखा है। बिल्कुल। और मैं आज इंडिया अलायंस के जो एक बड़े नेता हैं, उन्होंने मुंबई में क्या कहा, ये आपको सुनवाना चाहती हूं। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। सुना आपने ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? दिल्ली का बाइट, मुंबई का संदर्भ और शहजाद पूनावाला, ये तो कम्युनल नहीं होगा क्योंकि अब तो ये भाई भाई हैं। देखिए सियासी धर्मांतरण कैसा होता है। जो व्यक्ति ये बयान दे रहा था, रामनवमी के दिन पर मंदिरों को तोड़वाने का ऑर्डर दिया था, ये तो भला हो एलजी साहब का कि उन्होंने रुकवा दिया। और जो दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने कई जगहों पर कब्जा किया, उनको तो सैलरी बढ़ा कर देने का काम कई लोगों को करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि असली चेहरा क्या है इनका आज सामने निकल कर आया। ये वही है ना जो कहते थे कि मैं राम मंदिर में नहीं जाऊंगा, नानी ने मना किया है। ये वही है जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बन जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अजीज खान साहब, अयोध्या में तो मंदिर के बदले वहां पे यूनिवर्सिटी बने। किसी की हिम्मत हो सकती है कि हमारे जो सबसे पावन जगह उसके बारे में बोले? आप बताओ कि कोई अगर ये सोचे भी कि हमारे पावन स्थल पर वहां पर काबा के बदले कुछ और हो जाए तो खून की नदियां बहने लग जाएंगी, सर तन से जुड़ा के नारे लगेंगे। अजीज खान साहब, पर हिंदुओं ने क्या ठेका ले रखा है कि हिंदुओं को इस प्रकार से हम अपमानित करेंगे? मैं आपसे अभी भी पूछ रहा हूं, मंदिर का पैसा जाता है सामाजिक कल्याण के लिए, वक्फ बोर्ड पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वक्फ की इनकम जाए सामाजिक कल्याण के लिए, हां या ना? जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए शहजाद भाई जी, बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूं। जी बोलिए। पहले मुझे ये मोटा मोटा जवाब दे दो। मोटा जिस वजह से आप इस देश में प्रधानमंत्री बने थे, स्मार्ट सिटी कहां गया? अच्छा, बुलेट ट्रेन कहां गई? चुनाव में पूछवा के हरवा दो ना भाई साहब। 2 करोड़ नौकरी कहां गई? आप चुनाव में हरवा दीजिए हमको इस पे। ये नहीं बोलेंगे आप। नहीं आप ये बोलेंगे ही नहीं, पूछना इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा है। तो आप इस पर भी जवाब दे दीजिए ना, जो 1959 में नेहरू जी के समय में हुआ था, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट। इसमें मंदिर फंड्स may be allotted to any other religious institution in poor and needy circumstances। ये एक्ट आया था ना, आया था कि नहीं शुभ्रांश राय जी? ये तो कम्युनल नहीं होगा ना, ये तो आपकी फितरत नहीं बताता। ये तो बताता है कि जो भी
गरीब इंस्टीट्यूशन होगा, हिंदुओं का पैसा निकाल कर उसको दे दो। ये तो एक बिल था पंडित नेहरू के समय में, लेकिन बाकी किसी धर्म का हिंदुओं की तरफ मत देना, चाहे वो जितने मर्जी गरीब हो। ये सवाल आज आपके सामने भी है जनता, और जनता पूछ रही है। अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है, क्या आपको लगता है कि अमीरों से पैसा वसूल कर गरीबों में बांटने से घोटाला नहीं करेगा गांधी परिवार? अब जवाब दीजिए शुभ्रांश राय जी। नविका जी, सिलसिलेवार तरीके से मैं 3-4 बातें कहना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला ने कई सारा महिला सम्मान की बात करी। ये भूल जाते हैं कि ये उस आदमी को काउंटर करने के लिए बैठे हैं जो कहते हैं दीदी ओ दीदी। नारी सम्मान की सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। नारी सम्मान की सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कहा था जब उन्होंने एक मां को विदेशी महिला, जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा पता नहीं क्या क्या कहा था। इसी से नारी सम्मान होता है। किसको कहा था? नारी सम्मान पे नरेंद्र मोदी जी अक्सर चुप्पी तब साध लेते हैं जब उनसे कोई पूछता है कि हाथरस में एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया, तब नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। वो चुप हो जाते हैं जब उनसे कोई कुलदीप सिंह सेंगर और स्वामी नित्यानंद का पता पूछता है कि एक तो बलात्कार करते हैं, उसके बाद उनके पूरे परिवार को मार के खत्म कर दिया जाता है। ईश्वर मालिक है प्रभु आपकी सोच का, बट ठीक है। और दूसरा ये सारे पॉइंट आपने चुनाव में भी बोले, ये सारे पॉइंट आप 5 साल से बोल रहे। बताइए कि नेहा के परिवार के साथ कौन खड़ा रहा है? मान्यवर चुप रहिए। नेहा के परिवार के साथ चले जाते हैं आज आप। मान्यवर चुप नहीं, शुभ्रांश राय जी, सवाल जनता ने पूछा है। जनता को जवाब क्या देंगे कि वहां पर कोई स्कैम होगा या नहीं, ये जनता पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण के लिए बेतुके बयान देते हैं और फिर घिर जाने के बाद या तो बयानों से पलट जाते हैं या उल्टा मोदी पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? पवन मल्होत्रा का मेरठ से सवाल है, क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट राइट से हार्ड लेफ्ट की ओर नहीं जा रही? संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी एक वर्ग विशेष को अपने पाले में लाने की होड़ में पूरे देश में हाशिए में चली गई है, फिर भी इन दलों को इसका एहसास क्यों नहीं हो रहा? ये सभी दल राजनीति को कहां ले जाना चाह रहे हैं? धीरज अग्रवाल मेरठ से ही पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी अपनी प्रॉपर्टी सबसे पहले बांट देंगे? अब बताइए, प्रॉपर्टी बांटेंगे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, हां या नहीं? शुभ्रांश राय जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब। अब मैं जवाब दे लूं मैडम? अगर आपके पास 20 सेकंड है जवाब के जवाब लिए। दे देता हूं। मैं भी अपनी बात कहने आया हूं ना, देश को सुनने तो दीजिए। जवाब जनता का। अब बातें घुमाने लगती है। चुनाव, अरे मैडम 5 सेकंड में चुनाव जनता का, लेकिन अगर आप बीच में नहीं आएंगी तब तो जो दे पाऊंगा, नहीं तो वही हाल ऑस्ट्रेलिया टीम वाला, वही 11 खिलाड़ी प्लस उनके साथ एक अंपायर। स्टूडियो में रहने का नाजायज फायदा मत उठाइए। 1 मिनट। हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात। मैडम वक्त बदलेगा, उसका भी इंतजार करिए। बाकी आपसे पहले भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, वो भी एक जमाने में ऐसे हाथ करते करते दस्तक किया करते थे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मेरी रोजगार की चिंता मत करिए, आप अपने रोजगार की सोचिए। पार्टी संभल नहीं रही, चैनलों को चलाने की बात कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी को थोड़ा दिमाग रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो, देश का टाइम अपना दिमाग राहुल गांधी को रिडिस्ट्रीब्यूट करो और उनकी संपत्ति पहले रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दो। शुभ्रांश जी, आपको महिलाओं से बात करनी नहीं आती क्या? तमीज नहीं आती? इसलिए नेहा के परिवार के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए नेहा को लव अफेयर में मारी गई, ये बता रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं एक पत्रकार हूं तो दूसरे पत्रकार का मत लोगों के सामने रखना चाहती हूं। ये शुभ्रांश राय जी ने जो कहा, अब इसका मैं क्या जवाब दूं? जो मेरे स्टूडियो में बैठकर मुझे ही कह रहे हैं, जो डिबेट चला रही है कि भाई स्टूडियो में रहने का आप नाजायज फायदा मत उठाइए। भैया आपके नाम कर दूं स्टूडियो? नहीं, आपके बगल में जो आप शहजाद बैठे हैं, वो तो चुप बैठे थे, मैं सवाल पूछ रही थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब आप ही बता दीजिए। नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि शुभ्रांश बहुत ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। इस तरह की तुलना टिप्पणी से बचना चाहिए। राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी उसी तरफ जाएंगे, नविका जी के स्टूडियो में हम जितने लोग हैं ससम्मान सब हैं, और किसी की बात रोकी नहीं जा रही। पत्रकारिता तो यही है, जो लोग हाथ रगड़ कर करते थे
उनके स्टूडियो में कोई होता नहीं था। क्योंकि आपने कहा तो ये दर्शकों को सुनना चाहिए, वो हाथ रगड़ते अपनी ही बात झूठी हवा हवाई बोलते थे और इसीलिए हवा हवाई हो गए। उनको आपने कभी नहीं सुना होगा कि दूसरे की बात सुनते रहे। तो लोकतंत्र में पत्रकार का अपना जो काम है वो करता रहेगा, जो जहां बैठा रहेगा जैसे बैठा रहेगा वो कर रहेगा। तो मुझे लगता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे कोई धमकी दे दे और उससे मैं अगर डर जाऊं तो लानत है मेरे 32 साल की पत्रकारिता पर। बहुत सी सरकारें आई गई, हुजूर आप लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, हम वही हैं जहां थे। 30 साल से जो काम कर रहे हैं वही करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो शुभ्रांश राय जी माफी चाहूंगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, ना आपसे, ना आपकी पार्टी से, ना किसी विपक्षी दल से, ना सत्ता पक्ष से, ना सत्ता पक्ष से। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आपका आक्रोश मैं समझती हूं, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत से स्कैम मैंने खोले थे। वो दर्द आपका 10 साल पुराना अब तक गया नहीं। क्या करूं? दवाई भिजवा दूं, मलहम भिजवा दूं? शायद उसी का सहारा रह गया। आज बस इतना ही। सवाल जनता पूछ रही है और जनता जब पूछती है तो उससे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। क्या विपक्षी दल ये सवालों का जवाब दे रहे हैं, दे पा रहे हैं? इसका फैसला जनता करेगी। मैं फैसला जनता के ऊपर छोड़ती हूं। आज बस इतना ही, लेकिन जाने से